तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोशन। ये आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये है धमाका सीरीज़ जिसको हम लोग चला रहे हैं क्लास 9 साइंस के लिए स्पेशली। जो भी बच्चे इसके चैप्टर्स देखने वाले हैं धमाका सीरीज़ के, वो ज़रूर 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अच्छे से एक एक चीज़ को देखें और समझें। तो मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो मोशन आखिर होती क्या चीज़ है। तो अगर मोशन की एक ईजी सी डेफिनेशन देखें तो मोशन की ईजी डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपली मोशन। तो मोशन की एक बहुत ही छोटी सी इजी सी डेफिनेशन अगर आपको बता दी मैंने, अब आप किसी को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मोशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोशन डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोशन डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, टाइम और ऑब्जर्वर के ऊपर भी। अब देखो सिंपल सी बात ये है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर करने के लिए वो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, अब ये इस जगह से इस जगह पर गया तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ऐसे ही कभी भी आप देखोगे तो मोशन किसी भी चीज़ का हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो उसे टाइम लग रहा होगा। जैसे आपके पास एक बॉल है तो आपने उस बॉल को फेंका अपने फ्रेंड की तरफ, तो आपके फ्रेंड तक पहुंचने में उस बॉल को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो मोशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर और ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें और पता होना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। सबसे पहले हमें पता है कि चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज़ हैं। अलग अलग क्वांटिटी के अंदर हम चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे कि जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आप लोग क्या बोल देते हो कि 10 कदम 20 कदम, अरे मेरा घर तो बस 10 कदम यानी फिर 10 स्टेप्स की दूरी पर है स्कूल से। या फिर आप ऐसे बता देते होगे कि अरे वो आइसक्रीम वाला है ना, वो देखो घर से बस 20 कदम की दूरी पे अपनी रेडी लगाता है या फिर अपना स्टॉल लगाता है, जो भी चीज़ है। और किस तरीके से बता सकते हैं हम डिस्टेंस को, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, ठीक है। और टाइम को किस चीज़ में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। और वेट को किस चीज़ के अंदर बता सकते हैं, या फिर मास जिसको हम लोग बता सकते हैं केजी के अंदर, ग्राम के अंदर और एमजी के अंदर। अब यहाँ पर देख रहे हो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला, आपने अपने फ्रेंड को टेक्निकली बोला कि 20 कदम की डिस्टेंस पर आइसक्रीम वाला है, लेकिन उसने समझ लिया बेचारे ने 20 किलोमीटर, तो वो तो पता नहीं कहाँ पर चले जाएगा, बहुत दूर पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगी। तो सब साइंटिस्ट ने, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलके डिसाइड करा कि हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। यूनिट क्या है, यूनिट इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। मतलब कि जब कोई भी साइंटिस्ट बात करेगा डिस्टेंस की तो या तो सब किलोमीटर के अंदर ही बात करेंगे या फिर मीटर के अंदर ही। अभी हमें पता चलेगा आगे कि यूनिट क्या है डिस्टेंस की प्रॉपर। जब टाइम की बात करेंगे तो सब के सब साइंटिस्ट या तो आवर्स यूज़ करेंगे या फिर मिनट यूज़ करेंगे या फिर सेकंड यूज़ करेंगे। जब वेट की बात कर रहे होंगे तो या तो केजी यूज़ करेंगे या ग्राम या फिर मिलीग्राम। अब देखो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, और एसआई यूनिट क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिससे मेजर करा जाता है टाइम या फिर कोई भी चीज़, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, यूनिवर्सली, ठीक है। टेक्निकली ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन क्यों करा था, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अगर आपने डिस्टेंस बताया 20 में तो कोई किलोमीटर में समझ रहा है, कोई मीटर में समझ रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और कोई कदम समझ रहा है कि 20 स्टेप्स, अच्छा 20 कदम चल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो सिंपली। तो क्या हुआ कि एसआई यूनिट्स बनी। अब एसआई यूनिट्स के अंदर देखो जो हमारा लेंथ या डिस्टेंस है उसको किस चीज़ के अंदर मेजर करा जाता है, मीटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास को किस में, केजीज का सिंबल है। और हमारा जो रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एम से। टाइम को किस में मेजर करा जाता है, सेकंड्स के अंदर, सिंबल है एस, ठीक है। और क्वांटिटी यहाँ पर टी दिखा रखी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होगे, अब क्लियर आपको हो गया होगा कि ऐसा यूनिट क्या चीज़ होती है। तो अब हमें पता चला कि क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं, आसानी है। तो अभी तक तो आपको समझ में आया होगा आई होप
कि हमारे साइंटिस्टों ने क्या करा, एक यूनिट बनाई। यूनिट क्या, जैसे डिस्टेंस है तो सब किलोमीटर के अंदर या तो डिस्टेंस बताएंगे या फिर किस चीज़ के अंदर डिस्टेंस बताएंगे। सब साइंटिस्ट जब भी डिस्कस कर रहे होंगे तो डिस्टेंस को बताएंगे मीटर्स के अंदर। जब भी वो मास की बात कर रहे होंगे तो किस चीज़ को बताएंगे, वो किलोग्राम के अंदर बताएंगे मास को हमेशा। और जब वो टाइम की बात कर रहे होंगे तो हमेशा सेकंड्स यूज़ करेंगे टाइम की जब भी बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 और भी हमारी स्टैंडर्ड्स यूनिट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए इतना ही पढ़ना है, क्लास 9 के लिए इतना ही स्टडी करना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी हैं, स्केलर और वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर के अंदर क्या होता है, स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या है अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे आपने एक रूलर लिया, स्केल लिया, अब इसको आप चाहे सीधा करके पकड़ो, चाहे आप इसको लैंडस्केप पोजीशन के अंदर मतलब उल्टा करके पकड़ो, तो क्या मेजरमेंट चेंज होती है रूलर की? नहीं। मान लो ये रूलर 15 सेंटीमीटर का है, उल्टा करके आपने सीधा पकड़ लिया तब भी 15 सेंटीमीटर का है, तो क्या मेजरमेंट चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इनको सिर्फ क्या चाहिए होती है, हमारी मेजरमेंट। जैसे कि क्या, अगर उल्टा करके भी 15 है, सीधा करके भी 15 है, तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर 15 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फोर्स को एज अ एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया है, आपने एक बॉक्स को कहाँ पर लगाया, दीवार के पास रखा हुआ है वो बॉक्स। अब आप उस बॉक्स को हटाना चाहते हो वहाँ से या फिर उठाना चाहते हो, तो क्या करोगे, ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसको खिसकाने की कोशिश करोगे, वहाँ से थोड़ा हटाने की कोशिश करोगे, पुश करने की कोशिश करोगे। लेकिन अब आप पुश कर रहे हो, कहाँ पर पुश कर रहे हो, टूवर्ड्स द वॉल। कहाँ पर बॉक्स को पुश कर रहे हो आप, टूवर्ड्स द वॉल, वॉल की तरफ ही पुश कर रहे हो। तो क्या वहाँ से बॉक्स हटेगा? नहीं हटेगा सर, सही बात है। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, अपने दिमाग की। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस बॉक्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग इसको, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को क्या चीज़ दी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और हमें रिप्रेजेंट करना हो इन्हें, तो हमें कोई भी बार या फिर एरो इनके ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, मतलब एक नंबर की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर कितना था हमारे स्केल के ऊपर, 15 सेंटीमीटर था, पोर्ट्रेट में भी और लैंडस्केप में भी। तो इन्हें बस इस नंबर की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। मतलब सीधा करके भी 15 सेंटीमीटर और उल्टा करके भी 15 सेंटीमीटर था स्केल, तो नंबर चाहिए था बस स्केलर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पर जो ये बॉक्स था हमने दीवार के साथ लगाया हुआ था, इसके अंदर क्या होता है, ये बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा था। तो हमने इस बॉक्स की जब डायरेक्शन चेंज करी तो क्या हुआ, ये मूव करना स्टार्ट करा। तो समझ में आया कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इन्हें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। सिंपल बात है, बिना डायरेक्शन के इनका काम नहीं होता। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है एरो या फिर बार का। इनके ऊपर देखो इस तरीके से एरो या फिर बार दिखाना पड़ता है हमें। अगर ये नहीं दिखाया तो इस चीज़ के लिए भी मार्क्स कट हो सकते हैं। अब मोशन की बात करते हैं। तो मोशन कितने टाइप का होता है, या तो कोई चीज़ रेस्ट पे होगी या फिर कोई चीज़ मोशन के अंदर होगी। तो रेस्ट के अंदर क्या बोल देंगे हम लोग, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम। तो अब क्या हो गया कि जैसे आपके पास आप हो, आपके पास आप ही हो, वाह क्या डायलॉग मारा है। तो आप हो, आराम से बेड पे लेटे हुए हो। अब आप अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे हो, आराम से बेड पे लेटे लेटे फ़ोन चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो यूट्यूब के अंदर या फिर कुछ गेम वेम खेल रहे हो। तो आप अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहे हो। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि आप किस पे हो, रेस्ट के ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि अब टाइम भी चेंज होता जा रहा है। जैसे आप मान लो 7 बजे से बेड पे लेटे हो और अब रात के 12 बज गए हैं, लेकिन आप उसी पोजीशन में लेटे लेटे फ़ोन चला रहे हो, कभी गेम खेल रहे हो, लेकिन उधर ही हो। तो हम लोग क्या बोल देंगे, यू आर एट रेस्ट। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इंपॉर्टेंट थी ये बताने के लिए कि आप रेस्ट पे हो। टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट था कि 7 बजे से लेके 12 बजे तक वहीं पर बैठे रहे। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी मम्मी नहीं हो घर पे होंगी मम्मी तो पिटाई लगा देंगी। मोशन की बात करते हैं। तो एक मोशन होता है, जो मोशन क्या बोल देंगे हम लोग कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if the position changes with respect to its surrounding and time।
अब तुमने 12 बजे तक तो बड़े मज़े से फ़ोन वोन चलाया, तभी तुम्हारी मम्मी की एंट्री हो जाती है तुम्हारे रूम के अंदर, और वहाँ से आती है उड़ती हुई चप्पल, तुम्हारे ऊपर पड़ती है, तुम हो वो ऑब्जेक्ट। तो तुम जो ये आराम से लेटे हुए थे, क्या करोगे? ज़ोर से भागने लग जाओगे। तो क्या हुआ कि अब तुम्हारी 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हम लोग पोजीशन देखेंगे तो वो चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी तो चेंज हुआ पोजीशन के साथ साथ। तो हम क्या बोल देंगे? भैया आप मोशन में आ गए। तो सिंपल बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पोजीशन चेंज करे, जैसे आप बेड पे लेट के आराम से फ़ोन चला रहे थे, अब आपकी पोजीशन चेंज हो गई, अब आप भागने लग गए इधर उधर घर में मम्मी के डर से, क्योंकि मम्मी आपको मारेंगी फिर। तो टाइम के साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। पहले फर्स्ट वाले केस में क्या था कि आप रेस्ट पे थे, आपकी पोजीशन चेंज हुई ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जब हमने अभी समझा कि स्टेट्स ऑफ मोशन, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस पूरे चैप्टर का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर्स के अंदर। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मतलब टोटल लेंथ, जितनी टोटल लेंथ ट्रैवल कराए किसी ने, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है इसका। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटा रास्ता जो किसी ने चुना है उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और यहाँ तक कि माइनस में भी जा सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन के ऊपर। मतलब क्या? अगर डायरेक्शन नहीं चाहिए इसे तो सिंपली ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी से बस एक नंबर चाहिए, सिंपल बात ये है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिस भी चीज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं। तो डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन थी? कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट की क्या थी? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रैवल करा किसी ने भी। तो ये देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो ये हो आप। अब आपको अपने घर पर आना है। अब आप अपने घर पर आते हो तो एक रोड है 7 किलोमीटर्स की, आपने इसको ट्रैवल करा। फिर एक यहाँ से रोड है 3 किलोमीटर्स की, इसको ट्रैवल करा। फिर आपने यहाँ से ट्रैवल करा, अपने घर की तरफ जा रहे हो तो ये 1 किलोमीटर की एक और रोड है। तो टोटल कितना हुआ? 7 + 3 कितना हो गया? 10 + 1 11। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल कर लिया? सर 11 किलोमीटर, कोई भी बता देगा। वहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। अब आपने ट्रैवल तो इतना ही करा, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलेगी डिस्प्लेसमेंट? कि डिस्प्लेसमेंट को तो क्या चाहिए होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो आपका इस पोजीशन से आपके घर तक की पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा आपका? 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका? 3 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या था? 11 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ने क्या देखा है? डायरेक्शन को, कि सबसे छोटी डायरेक्शन, सबसे छोटा रास्ता कहाँ से मिला है मुझे। डिस्टेंस ने क्या देखा है? कि टोटल रास्ता आपने कितना ट्रैवल करा अपने घर तक पहुँचने के लिए। सिंपल सी बात ये है। यहाँ पर एक और केस लेते हैं। तो एक केस है, अभी देखते हैं हम लोग, एक और केस है, ये रहा। तो दिस इज़ अवर केस 1। सो केस 1 देखते हैं। तो केस 1 के अंदर क्या हुआ है? यहाँ पर एक हमारा पर्सन है, इस पर्सन का नाम रख लेते हैं हम लोग चंपाकली। तो ये चंपाकली है। अब चंपाकली इस ब्लैक वाले डॉट पर पहुँचती है, इस ब्लैक वाले डॉट तक पहुँचती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है इसका? 3 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी इसकी? 3 किलोमीटर। अब ब्लैक वाले डॉट से इसको आगे इस पोजीशन पे पहुँचना है। तो इस ब्लैक डॉट से इस पोजीशन का डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी? 4 किलोमीटर। तो इन दोनों केसेस के अंदर इसको स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना पड़ा चंपाकली को। तो इसका डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट रास्ता था ही नहीं, इसको सीधे ही ट्रैवल करना था। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। अब केस 2 के अंदर क्या होता है? देखो, केस 2 के अंदर रोड है, मतलब डायरेक्टली रोड ऐसे नहीं जा रही, ये देखो इस रास्ते की तरफ नहीं जा रही, इसको जाना इधर है चंपाकली को, लेकिन यहाँ पर इस रास्ते से सीधे इधर रोड नहीं जा पा रही है। रोड कैसे जा रही है? लंबी थोड़ी जा रही है। देखो अब क्या होगा, तो ये बेचारी सीधी ब्लैक वाली रोड पे ट्रैवल करेगी, क्योंकि येलो वाली रोड तो अभी बनी नहीं है,
अंडर कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट अभी बनाएगी। ये ब्लैक वाली रोड बनी हुई है तो इसको ब्लैक वाली रोड पे ट्रैवल करना है। तो 6 किलोमीटर इसने इस रोड पे ट्रैवल करा। फिर इस पॉइंट से या इसको कहाँ पर पहुँचना था, यहाँ पर पहुँचना था, तो ये इस पॉइंट से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी तो 2 किलोमीटर और हो गए। अब 6 + 2 क्या होगा, 8 किलोमीटर्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी इसकी 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन रिक्वायर्ड थी और ये शॉर्टेस्ट पाथ चुनती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर मतलब। अब यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब देखते हैं वो कैसे हो सकती है। तो देखो यहाँ पर एक पर्सन है जो यहाँ से ट्रैवल करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अब वो बी पॉइंट से कहाँ पर आ जाता है, सी पॉइंट पे। तो ए बी से सी तक का कितना आएगा, 2 किलोमीटर। मतलब ए से सी का 2 किलोमीटर, 5 + 2 कितना हो गया, 7। सिंपल। तो अब इसको सिंपली समझते हैं सबसे पहले। तो ए से बी तक का कितना था डिस्टेंस, ए से बी तक का था सर 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -7 किलोमीटर। -7 किलोमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बी से ए डायरेक्शन पे गया तो यहाँ के 5 किलोमीटर और फिर ए से सी तक का 2 किलोमीटर्स और ये किस साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है स्केल पे देखेंगे तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, ये -7 किलोमीटर डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करा है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए 5 किलोमीटर्स, बी पॉइंट से आप ए पॉइंट पे वापस आ गए। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इमेजिन करो सर। डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा अगर हम बी से ए पे आए तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0। ओहो, तो डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जो सबसे छोटा पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, जो साइंस का ये रूल है डिस्प्लेसमेंट का, इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रैवल ही नहीं करा। तो अब इसमें शॉर्ट या फिर लंबा पाथ क्या चूज़ करे वो, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। अब ए से आपको सी पे ट्रैवल करना है, तो ए से सी पे ट्रैवल करोगे तो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाती है, माइनस में जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से सी का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, -2 किलोमीटर बस। सिंपल। अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। आप अपने घर से स्कूल जाते हो और आपके स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स। अब स्कूल से आप वापस घर पे आते हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, घर से स्कूल तक का 5 किलोमीटर्स और स्कूल से घर तक का 5 किलोमीटर्स। तो कितने हो गए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, 10 किलोमीटर्स। अब यहीं पर जब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूँ तो अपने घर से आप स्कूल गए 5 किलोमीटर्स, स्कूल से आप घर पे वापस आए, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत बच्चों का आंसर होगा 10 किलोमीटर्स, कुछ बच्चों का आंसर होगा 0 किलोमीटर्स और कुछ बच्चों का आंसर होगा 5 किलोमीटर्स। तो ए जो ऑप्शन ए है वो है 10 किलोमीटर्स, बी ऑप्शन है 0 किलोमीटर्स, सी ऑप्शन है क्या, 5 किलोमीटर्स। तो अब आप देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करो, पता चलना चाहिए, चीटिंग मत करना। तो अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन सी जो 5 किलोमीटर्स था वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए जो 10 किलोमीटर्स था वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी 0 किलोमीटर्स करेक्ट आंसर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ। तो अगर आपने ट्रैवल ही नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पे। तो आपने कहीं पे ट्रैवल ही नहीं करा, आपकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, आप अपने घर से स्कूल गए और फिर वापस उसी पोजीशन पे आके बैठ गए, वहीं पर आके बैठ गए हो आप, वापस अपने घर पर वापस आ गए हो।
तो मतलब क्या है कि आप तो कहीं गए नहीं, आपकी पोजीशन चेंज हुई नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं, तो मतलब क्या, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, 0। तो इस तरीके से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको समझा जा सकता है। बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है ये कंसेप्ट, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। तो स्पीड जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ही। दोनों की सेम क्या है हमारी ऐसा यूनिट्स। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम स्पीड को, v से। और जो वेलोसिटी है इसको हम लोग करते हैं, देख रहे हो आप, वेक्टर v से। सर ये इसके ऊपर एरो लगाया हुआ है और इधर एरो नहीं लगाया हुआ, तो तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तभी तो एरो लगाया है। और जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसे बस एक नंबर चाहिए, तो मतलब इसके ऊपर कोई भी एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट v से ही करा जाता है। नेक्स्ट है स्पीड। क्या होती है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस जितना ट्रैवल करा गया है पर यूनिट ऑफ टाइम। और हमारी वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। तो इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला है d/t, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी है s/t, दैट इज s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है हमारा, टाइम। तो यहाँ पर सिंपली डिस्प्लेसमेंट आ गया है और टाइम आ गया है। यहाँ पर क्या है हमारा, डिस्टेंस है और टाइम है। तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम चीज़ें निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, डोंट वरी। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, वीडियो में देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। स्पीड एंड वेलोसिटी आपको क्लियर हुआ हो, आई होप। तो यहाँ पर मोशन भी कुछ टाइप का होता है, मतलब 2 टाइप का होता है जनरली, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है पीकू। अब ये जो पीकू है ये स्ट्रेट अपने स्कूल जा रहा है बेचारा। अब स्कूल की तरफ जाता है ना, तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब सेम स्पीड पे चलता है और सेम इसे टाइम लगता है। तो अगर हम इसे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन वाला, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है बेचारा, कहीं पर भी रुक रहा है या फिर कहीं पे ऊपर नीचे हो रही है इसकी स्पीड, नहीं, सेम स्पीड। अब बेचारा ये सीधे सीधे जा रहा है, अचानक से इसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। लड़की चंपाकली है। अब चंपाकली को देखते ही जो पीकू है वो जोर से भागता है उसकी तरफ। ये देखो, जोर से भागा उसकी तरफ, फिर थोड़ी देर रुक जाता है, फिर जोर से भागता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है, फिर जोर से भागने लगता है उसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या स्पीड कांस्टेंट थी या फिर उसे कांस्टेंट टाइम लगा? नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट थी ही नहीं, ये तो जोर से भाग रहा था, कांस्टेंट था ही नहीं इसकी स्पीड। स्पीड वेरी कर रही थी, कभी तेज हो रही थी, कभी कम हो रही थी। जब तेज भाग रहा था फिर ये थक जा रहा था, फिर थोड़ा स्लो हो रहा था, फिर तेज भाग रहा था उस लड़की तक पहुंचने के लिए। तो ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये क्या करा था, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने, इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड अलग अलग थी। यहाँ पर ये तेज भाग रहा था, कभी स्लो हो रहा था, तेज भाग रहा था, स्लो हो रहा था। यहाँ पर स्पीड क्या थी, इसकी कांस्टेंट थी, एक ही स्पीड से ये स्कूल की तरफ जा रहा था। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको रट्टा मार लेना है। तो आपको समझा देता हूँ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपल। और एवरेज वेलोसिटी का क्या है, सम्स ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो यहाँ पर क्या, ये जो लड़का है, ये लड़का इस लड़की तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अब समझते हैं, एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो ये जो लड़का इस लड़की तक पहुँच रहा है, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, D1 क्या डिस्टेंस 1 और T1 क्या टाइम 1।
अब यहाँ से इस ब्लैक वाले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचा, तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, d2 अपॉन t2। t2 क्या हमारा टाइम 2 और d2 क्या डिस्टेंस 2। अब इस पॉइंट से इस लड़की तक ये पहुंचा दोबारा, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, t3 और d3। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और कुछ भी नहीं करना, हमें क्या कर देना है, हमें d1 d2 d3 मिला है उसको ऐड कर देना है अपॉन t1 t2 t3 को नीचे ऐड कर देना है, और यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर लेना है, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, दोनों मिल लिए बेचारे। अब ये दोनों मिलने के बाद कहाँ पर जाने का प्लान करते हैं, एक गार्डन के अंदर। तो ये इस डिस्टेंस तक जब ट्रैवल करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, v1, और फिर ये इस दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं, इसको क्या बोल दिया हमने, v2। इसके बाद ये तीसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं, v3। अब याद करो कि वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसी वजह से तो हमने इसके ऊपर क्या लगाए हैं, निशान लगाए हैं। दैट इज़ वाई हमने एरो यूज़ करा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब एवरेज वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पर एक एरो लगा दिया सबके ऊपर, एरो या फिर ऐसे डैश भी डाल सकते हो आप। नेक्स्ट चीज़ है सम ऑफ वेलोसिटीज़, मतलब ऊपर हमें जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उन्हें ऐड कर लेना है अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। नंबर क्या, कितनी वेलोसिटी है, काउंट करो, 1 2 3, तो अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, 3। सिंपली हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब ये तो जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया है, आपके स्कूल में डिफरेंट फॉर्मूला हो सकता है, आपके टीचर डिफरेंट तरीके से सिखा सकती है। अगर आप उस तरीके से भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। वो वाला तरीका आसान लगता है स्कूल वाला, तो वो तरीका फॉलो कर सकते हो। ये तरीका इजी लगता है, इसे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये मैंने बिल्कुल आपको इजी वाला मेथड सिखाया है, ज़्यादा इसके अंदर किसी भी बच्चे को मुश्किल नहीं होने वाली। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, सिंपल। तो यहाँ पर एक कार है खड़ी हुई है, तो इसकी हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अभी ये कार नहीं चल रही है, ठीक है। अब ये जो कार नहीं चल रही है हमारी, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, u से, ठीक है। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है, इसके ऊपर ऐसे लाइन का सिंबल दिखाना पड़ रहा है, या फिर एरो बना सकता हूँ जिससे कि किसी को भी पता चल जाए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो कार है ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। मूव करना कैसे स्टार्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब जब दूसरी जगह जाएगी तो दूसरी जगह जाने में से कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो टाइम क्या हम लोग लिख देंगे, t लिख देंगे यहाँ पर। अब ये जो कार थी जब अपनी फाइनल जगह के ऊपर ये आ गई तो उसे क्या हम लोग बोल देंगे, फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पर ये आ गई। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, v से रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू वाले को किससे करा था, u से, इनिशियल वाली को, और फाइनल वाली को किससे, v से। दोनों के ऊपर मैंने डैश लगाया है। स्कूल में लगाना है तो लगाओ, इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो कई जगह मार्क्स करते हैं स्कूल्स के अंदर, अगर नहीं करते आपके स्कूल्स के अंदर टीचर से पूछ लेना, तो आप मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर सिंपल सी चीज़ है, हमें हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके ऊपर एरो लगाना होता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, भी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये जो कार थी, इस कार ने स्पीड अपनी गेन करी। मान लो ये 0 की स्पीड पे थी, अभी खड़ी हुई है 0 है, तो 0 से जब ये 10 पे आई तो अब आपको क्या लग रहा है कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आप आसानी से बोलोगे सर बढ़ रही है। तो बढ़ने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है रिटार्डेशन, क्या हो गया, रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, मतलब अभी जो 0 से 10 पे इसकी स्पीड आई थी, मान लो यही कार अभी 10 की स्पीड पे चल रही है, अब इसकी क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है और ये 5 पर पहुंच जाती है, तो स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, सब बोलोगे कि स्पीड कम हुई है, मतलब क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। साइंस की लैंग्वेज में हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड कम हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। एग्जैक्ट तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड इज रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट है चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, मान लो जो फाइनल वाली थी और जो हमारी इनिशियल वाली थी, उसका हमारा जो मतलब जो हमें फाइनल वाली पता है और इनिशियल वाली पता है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर। सिंपल तरीका ये है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप अपने स्कूल तक जा रहे हो, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10, और अब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी ले लो आप 30। तो अब फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 माइनस क्या हो जाएगा 10, क्या आ जाएगी आपकी चेंज इन वेलोसिटी, क्या आ जाएगा आपका 20। सिंपल, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो a है, यहाँ पर a है, क्या है, a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। v क्या है हमारी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब टाइम क्यों आ गया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की जब भी बात करेंगे हम लोग तब यहाँ पर क्या आ जाता है, टाइम। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स में आगे, और हमें समझ में भी आएगा अच्छे से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मान लो हम आंसर लिखेंगे, ये हमने आंसर निकाल लिया पूरा। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, या तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखा है सर, हमारी बुक्स के अंदर जनरली आप देखोगे ना तो इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन जब हमारे स्कूल में टीचर्स बताते हैं या फिर मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं बोल रहा हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमारी बुक में ऐसे क्यों लिखा होता है एम, और जो सेकेंड है -2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये सेकेंड ऊपर आता है तो ये जो 2 पॉजिटिव में था यहाँ पर नीचे, ये किस में हो जाता है, नेगेटिव के अंदर, माइनस के अंदर चले जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बुक के अंदर, और जब हम लोग बोलते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम ज़्यादातर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारी कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अभी जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं इनका पूरा एप्लीकेशन हमें देखना है, किस तरीके से ये काम आती हैं, ये काम कैसे आती हैं, ये हमें पता चलेगा न्यूमेरिकल से ही। तो न्यूमेरिकल जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे एक एक काइनेमेटिकल इक्वेशन काम आती है। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब बोलोगे कि सर ये 3 क्यों बनाई है, तीनों का अलग अलग जगह यूज़ है, और सिंपल बात ये है, मान लो ये फॉर्मूला है, अब मैंने इसके अंदर आपको u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, तो क्या v निकाल पाओगे, निकाल लेंगे। मैंने आपको v दे दिया, a दे दिया और t दे दिया, तो क्या u निकाल पाओगे, निकाल लेंगे सर। मैंने आपको v दे दिया, u दे दिया, a दे दिया, क्या t निकाल पाओगे, निकाल पाएंगे सर। बहुत आसान है, सिंपल। तो ये फॉर्मूला जो है इन्हीं चीज़ों के लिए गिवन है। अब इसको किस किस कंडीशन के अंदर पुट करना है ये हमें सीखेंगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल से, और प्रैक्टिस से आप लोग जल्दी सीखोगे। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम फ्यूचर में इसी तरीके के और वीडियोस बनाते रहें तो फटाफट ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो और हमारे चैनल के मेंबर बनो। नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second और for कितनी टाइम के लिए, for 2 minutes। Find the speed acquired, the distance, B पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो अब ये जो भी चीज़ है हम लोग एक बारी इसका थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा पिक्चर की फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारी बस है, हमें क्या बताया गया है कि रेस्ट पर है ये बस। रेस्ट पे मतलब u जो होगा इसका वो क्या होगा, 0। मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्टली आंसर नहीं दिया गया है, यहाँ पर घुमाकर लिखा गया है, तो u इज इक्वल्स टू 0। इस वजह से यहाँ पर मैंने u 0 लिखा है। सेकेंड हमें टाइम बताया गया है कि टाइम इसने कितना कवर करा है, 2 मिनट्स, और एक्सेलरेशन कितनी थी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टाइम है हमारा 2 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो 2 × 60 कर देंगे हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस विल बी 120 सेकंड्स। ये हो गया। अब हमारे पास क्या नहीं है इसके अंदर, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है जिसको हमें फाइंड करना है।
फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहली जो चीज़ करने वाले हैं वो ये है कि जो भी चीज़ हमें गिवन है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें a गिवन है तो a लिख लिया, हमें टाइम गिवन है तो हमने टाइम लिख लिया। तो देयरफॉर टू फाइंड द स्पीड वी विल यूज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन का, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या स्पीड उसने एक्वायर करी। और जब हम स्पीड निकालेंगे तो आपको पता है एक सिंपल चीज कि यहाँ पर हमारा v मतलब फाइनल वेलोसिटी भी निकल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं क्या लगाएंगे, हम लोग v इजिकल्स टू u प्लस at। तो यहाँ पर हमारे पास u भी गिवन है, u क्या था, 0 था। मैंने आपको बताया था कि u 0 कैसे है, क्योंकि रेस्ट पे थी बस। देन हमने क्या यूज करा, a क्या था हमारा, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कमिंग टू t, व्हाट वाज t को हमने कन्वर्ट कर लिया था, 2 मिनट्स को किसके अंदर कन्वर्ट करा था हमने, सेकंड्स के अंदर। तो सेकंड्स के अंदर 2 मिनट्स क्या बन गया था, 120 सेकंड्स। तो 120 लिख दिया। इसको जब हमने फाइनली जब सॉल्व करा तो हमारा आया 12 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर स्पीड एंड दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो। तो यहां से हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। कमिंग टू अनदर थिंग, जो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं सीधी लाइन पे इसको दिखा रहा हूं, तो इसलिए यहां पर स्केलर, आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आता है, लेकिन यहां पर स्केलर और वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे मैंने आपको स्ट्रेट पाथ दिखाया, ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। तो इस वजह से हमने v भी वही इक्वल कर लिया है जो स्पीड थी उसी का इक्वल टू v कर लिया है हमने। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमें क्या बताया गया है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, जो है हमारी s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं पुट अप करने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, s निकालने के लिए हमारे पास सारी चीजें हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, 0, तो हमने 0 लिख दिया। हमारा टाइम कितना था, टाइम हमने कन्वर्ट करा था तो दैट वाज 120, तो यहाँ पर 120 लिख दिया हमने। आप देख सकते हैं 120 यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर 0 भी लिख दिया। ऐड करा हमने हाफ इंटू क्या बोला गया है हमें नेक्स्ट, a एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वाज 12। तो हम लोग एक्सेलरेशन को, सॉरी एक्सेलरेशन वाला पार्ट गलत हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन को करेक्ट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन वाज 0.1। सो एक्सेलरेशन को भी हमने करेक्ट करके लिख लिया। यहां पर अब दूसरी चीज है टाइम। सो टाइम क्या था, टाइम है हमारा स्क्वायर में, तो टाइम का होल स्क्वायर ले लेंगे हम, 120 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो अब यहां पर जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720 मीटर। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, 720 मीटर। यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। देख लेते हैं पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. इसका हम लोग एक पिक्टोग्राफ मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ कि आप इमेजिन करो सबसे पहले। तो u क्या दिया गया है हमें, इनिशियल क्या बताया गया, इनिशियल क्या स्पीड है, ट्रैवलिंग की स्पीड पे कर रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर। तो u हमने लिख लिया 90 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हो गया सर, क्योंकि ब्रेकों को अप्लाई करा गया है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कमिंग टू v, v हमारा 0 है। सर v कैसे 0 है, फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक की फॉर्म के अंदर बताया गया है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो ट्रेन कहां पर, रेस्ट पर आ गई है, ट्रेन रुक गई है, रेस्ट पर आई है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उसकी, रेस्ट। और रेस्ट पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी, रेस्ट पे 0 ही होगी। तो इस वजह से हमने v फाइनल वेलोसिटी को हमने 0 लिया है।
अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले u को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, तो हम लोग 90 इंटू 1000 कर देंगे किलोमीटर से चेंज करने के लिए, और r के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है, और फिर 1 मिनट कितने सेकंड्स का होता है, 60 सेकंड्स का। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 इंटू 60 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आएगा आपका। तो नीचे हमने 3600 से डिवाइड करा है 90 इंटू 1000 को। इसको कट करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरोस आपके चले जाएंगे। यहाँ पर 36 बचेगा, तो 90 10 जा 9 10 जा 90 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पर 10/4 आ गया हमारा। अब जो यहाँ पर 10 था, यहाँ वाला 10 भी तो था अभी अवेलेबल, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा 100, ऊपर 100 आ जाएगा, और नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है नीचे कुछ, और इसके साथ डिजिट एक ही है सिंगल, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा है 4 को 4 लिख दिया है। 4 और 100 को हमने फर्दर डिवाइड करा तो हमारा आया 25 मीटर पर सेकेंड। ये थी हमारी u। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, v भी हमें पता है, v क्या है हमारी 0। v तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि v क्या थी 0 थी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो v स्क्वायर है आपको पता है क्या है, v तो यहाँ पर 0 था तो 0 का स्क्वायर ले लिया। u क्या था हमारा 25 निकाला था तो 25 का स्क्वायर ले लिया, प्लस 2as। तो a क्या थी हमारी एक्सेलरेशन, नेगेटिव थी ब्रेक लगाने की वजह से, तो इस वजह से -0.5 इंटू क्या करा है हमने यहाँ पर s है ये, तो s क्यों लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि s तो अभी हमें पता ही नहीं है। फर्दर जब आप इसको फॉर्मूले को आप लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा 625 मीटर। तो ये है इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझने का और करने का तरीका। बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि 9th क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से इमेजिन करके करेंगे तो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, जैसे हमने यहाँ पर v अपना निकाल लिया था क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर, और पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही हुआ था। हमें u नहीं बताया था, u हमने कैसे निकाला था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड बाद स्टार्ट होने के बाद। अब इन सब चीजों को हम लोग पिक्चर की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डज मीन्स इंक्लाइंड, इंक्लाइन मतलब खड़ा हुआ। तो इस टाइप से आपका एक स्लोप क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। और किसकी बात हो रही है, ट्रॉली की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक ट्रॉली है, और ये ट्रॉली की एक्सेलरेशन क्या बताई गई है हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई गई है इसकी एक्सेलरेशन, तो हमने वो भी मेंशन कर दी है। अब देख लेते हैं जो जो चीजें हमें दी गई हैं उनको प्रॉपर्ली राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम बताया गया है, टाइम इज 3 सेकेंड्स। तो टाइम हमने नोट डाउन कर लिया बच्चों 3 सेकेंड्स। हमें इनिशियल वेलोसिटी तो बताई ही नहीं गई है क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब ट्रॉली ने यहां से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करा होगा तब क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जब उसने स्टार्ट करा होगा यहां पर खड़ी होगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी, तो इस वजह से हमने 0 ली है इनिशियल वेलोसिटी। देन हमें एक्सेलरेशन भी पता है और हमें टाइम भी पता चल गया। तो व्हाट इज v, अब हमें v को निकालना है। सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। u हमारा क्या है 0, हमने लिख लिया। v हमें नहीं पता, और एक्सेलरेशन क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हमने एक्सेलरेशन को भी लिख लिया। टाइम हमारा कितना है 3 सेकेंड्स, तो हमने टाइम को भी लिख लिया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, v इजिकल्स टू u प्लस at, काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है, इस वजह से ही हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। हमें u गिवन है, हमें a गिवन है और हमें t गिवन है, तो इस वजह से ही हमने इस फॉर्मूले को यूज करा है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि व्हाट वाज v। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब चीजों को उनके प्लेस पे पुट कर देंगे और आंसर हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग v इजिकल्स टू u कितना था हमारा, u था हमारा 0, तो हमने 0 लिख दिया। देन हमारा a कितना था, a हमारा 2 था, तो हमने 2 लिख दिया। और हमसे टाइम कितना बताया गया है, हमें टाइम था 3, तो हम लोगों ने 3 लिख दिया टाइम जो था। अब हम लोगों ने 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 3 इंटू 2 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी का आंसर क्या होगा, v इजिकल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ। तो ये है स्टूडेंट्स पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो यहां पर हमसे ये बोला गया है कि एक रेसिंग कार है जो स्टार्ट हुई है, और वो जब स्टार्ट होती है उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, तो 10 सेकेंड बाद उस रेसिंग कार की स्पीड क्या होगी। तो यहां पर हमने एक रेसिंग कार बना ली है और ये रेसिंग कार मूव कर रही है एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड का टाइम है और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बेसिकली हमसे यही पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। अब यहां पर हमें u कहां से मिला, u यहां से मिला, देखिए यहीं पर लिखा है, क्वेश्चन के लास्ट को मैंने इसलिए अंडरलाइन करा है, यहां पर लिखा है आफ्टर स्टार्ट, मतलब रेसिंग कार स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड के अंदर जब उसको एक्सेलरेट करा है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर उसने 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो बेसिकली u इज 0, तो इस वजह से आई हैव रिटन 0, u हमारा 0 था, एक्सेलरेशन हमारी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t हमारा 10 सेकंड्स है, और डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है, जिसको हमें पता करना है, यही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर। तो u को मैंने लिख लिया है यहां पर, t को मैंने लिख लिया है और a को लिख लिया है, और हमें s तो पता ही नहीं है, तो हम लोग s को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, जो है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो यहां पर हमें डिस्टेंस के लिए ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो यहां पर अब हम लोग चीजें पुट करके देखते हैं और आंसर अपना निकाल के देखते हैं। तो हमें s इजिकल्स टू u कितना दिया है, हमें यहां पर u दिया है 0, तो यहां पर हमने 0 लिखा है u को। देन हमें t कितना दिया गया है, t इज 10 सेकेंड्स, तो हमने t को 10 सेकेंड्स लिख लिया है, प्लस हाफ इंटू 4 क्या है हमारा, 4 देखिए क्या है a, तो एक्सेलरेशन कितनी दी गई है, हमें 4 दी गई है, तो इस वजह से हमने 4 एक्सेलरेशन को लिख लिया है। यहां पर क्या दिया गया है, टाइम का स्क्वायर, हाफ at का स्क्वायर, तो यहां पर t का स्क्वायर हमें बताया गया है, तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट 2, तो ये हमारा हो जाएगा t का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0, यहां पर आंसर हमारा 0 ही आएगा। यहां पर हम लोग अगर 2 और इसको देखते हैं, कट हो जाएगा ये यहीं पर, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहां पर हमारा क्या बचा, 2 बचा, तो यहां पर हमने 2 को राइट डाउन कर लिया। जब हम लोग 10 को खोल के लिखेंगे, तो 10 को खोल के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100, तो 100 आ जाएगा। नाउ सी, जब हमने 100 लिख दिया यहां पर,
तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200। तो डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने 10 सेकेंड्स के अंदर 200 मीटर। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है स्टूडेंट, तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 110 मोशन का। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity 5 meter per second, and if the acceleration of the stone during this motion is 5 meter per second square, in the downward direction what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमसे ये बताया गया हमें कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, ये स्टोन है हमारा, इसको क्या करा गया है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है इस स्टोन को। तो जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या बताई गई है, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v क्या होगा, v होगा 0, क्योंकि जब ये ऊपर बिल्कुल आप पत्थर को उछाल के जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब वो ऊपर थोड़ी देर के लिए जब वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तो वहां पर उसकी स्पीड क्या कहलाती है, 0। सो द स्पीड विल बी 0। अब यहां पर एक और चीज बताई गई है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से घुमाया जा रहा है। यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया, यहां पर आपको यह बताया गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि जब ये आपने ऊपर की तरफ फेंका तब इसकी एक्सेलरेशन नहीं बताई है, जब ये डाउनवर्ड मतलब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वो वाली आपको एक्सेलरेशन बताई है, दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली एक्सेलरेशन हो जाएगी नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर हमसे टाइम पूछा गया है, टाइम के साथ साथ एक और चीज भी पूछी गई है, हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा है स्टोन ने, यहां से लेके यहां तक भी वही सेम डिस्टेंस कवर करा होगा। और अगर हम यहां से यहां पर स्टोन पहुंच गया, यहां पर पहुंचने के बाद वो फिर दोबारा नीचे की तरफ आने लगा तो फिर उतना ही डिस्टेंस तो वो आते टाइम भी कवर करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें s फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो s भी नहीं पता हमें और टाइम भी नहीं पता। सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए बहुत ही इजी सा फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन का, दैट वाज v = u + at। इसको करने से पहले सबसे पहले सारी चीजें जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं और जो भी हमें इस डायग्राम से पता चल रही है उसे लिख लेते हैं। v हमारा क्या था, 0, तो हमने 0 लिख लिया। टाइम हमें नहीं पता, टाइम हम निकालेंगे अभी। a क्या था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा u क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें 4 चीजें पता हैं अभी, सॉरी 3 चीजें पता हैं। तो हम लोग v = u + at, मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग v लिख देते हैं। v कितना है हमारा, 0, तो हमने 0 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा u कितना था, 5, तो हमने 5 लिख दिया u को, प्लस हमारा आप देखिए a कितना था, एक्सेलरेशन कितना था, -10 इंटू t, टाइम तो अभी हमें पता ही नहीं है तो टाइम को हमने t ही लिखा है। तो यहां पर हम लोग जब नीचे देखेंगे तो ये जो 5 है इसको यहां पर लेकर आएंगे हम लोग, जब = के इस साइड लेकर आएंगे दूसरी साइड, तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, ये माइनस के अंदर हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस का 5 था ये, तो अगर ये उल्टी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो यहां पर -5 इसलिए लिखा है मैंने, = -10 इंटू t। तो यहां पर हमने वही ऊपर से ही नीचे उतार के इन्हें लिख दिया है। देन हम लोगों को t निकालना है, तो हम लोग t को इस साइड ले जाते हैं और t लिख देते हैं, t = अब ये जो 10 है, ये इस साइड आएगा। यहां पर अगर ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ है,
10 हमारा माइनस में आया है, तो -5 इंटू -10 कर लेंगे, तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे हाफ को, तो या तो आप हाफ सेकेंड भी लिख सकते हैं या फिर आप 0.5 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा टाइम हमें पता चल गया। अब क्या बात आती है, अब यहां पर टाइम क्या था, टाइम हमें पता चल गया, दैट वाज हाफ। तो यहां पर हमें टाइम पता चल गया, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, कितनी हाइट अटेन करी स्टोन ने, मतलब कितनी हाइट तक वो स्टोन पहुंचा। इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सर अच्छा आप कैसे निकालेंगे इसको, तो v हमारा कितना था, v आप लोगों को पता है 0 था, तो v को हमने क्या करा है, v को हमने 0 ही लिखा है यहां पर। फिर हमारा हमसे बताया गया u स्क्वायर, तो u कितना था, 5 था, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया यहां पर, इजिकल्स टू क्या था, 2 को यहीं पे लिख दिया। a कितना था हमारा -10, तो हमने -10 लिख दिया a को। और s कितना था, s तो अभी हमें पता ही नहीं है, s वॉज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो अभी हम लोगों को पता ही नहीं है, तो हम लोग s को s ही लिखेंगे। यहां पर फिर हमने क्या करा है, यहां पर जब हमने इसके स्क्वायर को खोला है जब, तो यहां पर क्या आया है हमारा 25 इजिकल्स टू माइनस क्या 20, क्यों माइनस में कैसे हो गया सर, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहां पर हमने 20 लिख दिया है, इंटू में क्या सेकेंड्स। नाउ कमिंग, अब हम लोग अगर 0 को हटा दें, क्योंकि 0 का यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम लोग 25 लिख सकते हैं। 25 अपॉन क्या 20 इजिकल्स टू सेकेंड्स। तो जब हम लोग इसको भी कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ठीक है यहां पर, ठीक है चलो, अब इसी को हमने क्या करा, लिख दिया, और ये क्या आ जाएगा हमारा 5/4 मीटर इजिकल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो यहां पर हमारा s हो जाएगा, s इजिकल्स टू 5/4 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सबसे सिंपलेस्ट और इजी फॉर्म है ये निकालने की। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें डिस्टिंग्विश करना है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, डिफरेंशिएशन बताना है। तो स्पीड की एसआई यूनिट भी मीटर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है। रिप्रेजेंट भी स्पीड भी v से होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर v। मतलब क्या, इसके ऊपर हमें एरो दिखाना पड़ता है। स्पीड जो होती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम and velocity is rate of change of the object's position with respect to frame of reference and time। तो यहां पर क्या होता है, स्पीड जो होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब सिंपल बात, वेलोसिटी रिक्वायर्स डायरेक्शन और स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। आंसर होगा हमारा, मतलब ये पूछा गया हमसे कि किन कंडीशंस के अंदर जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का एक ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल होगा उसकी एवरेज स्पीड के। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है ऐसी, एवरेज वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड के व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया होगा उसने, उतना ही उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का। दिस हैपेंस, ये कब होता है, this happens when a particle moves along a straight line in a fixed direction। ये तब होता है जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है फिक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये है हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर। पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
What does the odometer of an automobile measure? मतलब एक जो ओडोमीटर लगा होता है हमारी कार्स के अंदर, बाइक के अंदर, वो क्या चीज मेजर करता है? The odometer is a device that measures the distance traveled by an automobile based on the perimeter of the wheel as the wheel rotates. मतलब क्या ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है जितना ट्रैवल करा जाता है डिस्टेंस हमारी कार से, बस से, जिससे भी, जिसके अंदर ओडोमीटर लगा हुआ होता है, तो वो उस चीज को मेजर करता है। और ये मेजर किस तरीके से कर पाता है? वो डिसाइड कर पाता है ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली ऑन द पेरीमीटर ऑफ द रोटेशन ऑफ व्हील्स। तो मतलब व्हील्स के रोटेट करने पे वो ये सारी चीजें डिसाइड कर पाता है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये है पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? एक ऑब्जेक्ट का पाथ किस तरीके का लगता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है? तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन में लगता है हमें। तो ये है इसका एक्यूरेट और करेक्ट आंसर। ये है पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है जो कि बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो क्या हो रहा है? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल भेजा गया है एक स्पेसशिप से। स्पेसशिप कहाँ पर होती है? स्पेस के अंदर। स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा गया है जो कि ग्राउंड मतलब अर्थ पर 5 मिनट के अंदर पहुंच पाया है। What is the distance of the spaceship from the ground station? अब हमें पता करना है कि क्या डिस्टेंस होगा स्पेसशिप का ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से कितनी दूर होगी स्पेसशिप। The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 पावर 8। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बारी देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्पेसशिप है, हमने स्पेसशिप बनाई है और ये इसके सिग्नल हैं जो अर्थ तक पहुँच रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया कि ये सिग्नल कितनी देर में पहुँच रहे हैं? 5 मिनट्स के अंदर। तो टाइम हम लिख लेते हैं जो चीज़ गिवन है, दैट इज 5 मिनट्स, 5 मिनट। अब इसको हमें सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 into 60 कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 5 into 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगेगा। स्पीड ऑफ सिग्नल क्या है? स्पीड ऑफ सिग्नल हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब कितनी स्पीड है इन सिग्नल्स की, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें चीजें गिवन है। नाउ हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। सो डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड इंटू टाइम। सिंपल कर लेंगे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या दी है हमें? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने स्पीड को लिख दिया। इसके बाद हमें टाइम किस में दे रखा है? सेकेंड्स के अंदर। तो हमने 3 सेकेंड्स के अंदर टाइम को भी लिख दिया। अब नाउ सी हमने इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा। तो अब देखिए इसके अंदर आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर 10 की पावर 8 मतलब जीरोस दिखा रहा है, ये कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर आपको 2 जीरो और दिख रहे हैं। तो इन 2 जीरोस को अगर हम लोग ऐड कर देंगे 8 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 9, 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 की पावर 10 हो जाएगी। तो 9 into 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मीटर पर सेकेंड जरूर लिखना आप लोग, यूनिट लिखना मत भूलना। और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को यही डाउट होता है मेनली, तो कि लास्ट में ये आंसर कैसे आया। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हमें इस आंसर को लेकर आना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोला गया है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछा गया है कि हम लोग कब बोल सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कब है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर
कब है। तो हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड के साथ एक डिस्टेंस को कवर करा जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स टाइम इंक्रीजिंग इट्स स्पीड इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मतलब क्या, इक्वली सारी चीजें चल रही होती हैं इसके अंदर। नाउ कमिंग टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to be in non-uniform acceleration when it is increasing unequal amount of speed in equal intervals of time। तो आप लोग समझ गए होंगे कि unequal amount of speed in equal interval of time के अंदर मतलब एक जो टाइम को डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है एक पर्टिकुलर टाइम, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, स्पीड या कभी ज़्यादा हो रही है और स्पीड कभी कम हो रही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं जो कांस्टेंट स्पीड के अंदर चल रही है और वो कांस्टेंट टाइम के अंदर उस डिस्टेंस को कवर कर पा रही है, और एक कार है जो थोड़ी देर तेज चलती है फिर स्लो हो जाती है, फिर तेज चलती है फिर स्लो हो जाती है। सो दैट विल बी अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये है पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और वो डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर। अब हमें इस बस की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिंपल भाषा में हम लोग थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर समझ लेते हैं। ये हमारी बस है, पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो स्टार्ट करने वाली हमें वेलोसिटी दी गई है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये चल रही है इनिशियल वेलोसिटी। 5 सेकंड बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद देखते हैं हम ये बस की स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि हमारा जो टाइम है सेकंड्स के अंदर है, तो हमें इस 80 किलोमीटर पर आवर को भी सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर को भी सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा u आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमने यहाँ पर करा है फाइनल वेलोसिटी वाले में। फाइनल वेलोसिटी में भी हमने यही करा है, 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 इंटू 5/18 कर दिया है और फिर हमारा आंसर आया है फाइनल वेलोसिटी का 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमें दो चीज़ें पता चल गई, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई और हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द बस। किस स्पीड से बस एक्सेलरेट हुई है, मतलब पॉजिटिव वे में भी एक्सेलरेट हो सकती है और नेगेटिव वे में भी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इजिकल्स टू v माइनस यू अपॉन t। तो यहां पर हमने क्या करा है, a इजिकल्स टू हमें पता है क्या है, ये 16 है हमारी फाइनल वाली, तो 16 को आगे लिख दिया है, माइनस 22 हमारी इनिशियल है तो 22 को इधर लिख दिया है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना था, 5 सेकेंड, सो वी हैव राइट 5 सेकेंड्स। जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, इसका पूरा आंसर निकालेंगे, तो आंसर आएगा a इजिकल्स टू माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में आंसर आया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस है मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हुई है, नेगेटिव हुई है, रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन हुआ है, और हमारा आंसर यहाँ पर माइनस के अंदर आ गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attain a speed 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes. Find its acceleration. तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर हुई है, कितने टाइम के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इजिकल्स टू v माइनस
u अपॉन टी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला। अब लेकिन इसमें से आप देखोगे तो हमें फाइनल तो पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता और हमें टाइम पता है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन हो उनको राइट करना है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या होगी ट्रेन की। ट्रेन का ये बताया गया है कि ट्रेन स्टार्ट करा है उसने मूव करना, तो मतलब क्या, वो जब स्टेशन के ऊपर थी तब वो चल तो नहीं रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पर मैंने 0 ले ली है, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग आ गए फाइनल वेलोसिटी पे। फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमने 40 किलोमीटर पर आवर लिख दिया है, लेकिन हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि 40 इंटू 5/18 कर देते हैं। मल्टीप्लाई करा है हमने। जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा तो आंसर हमारा आया 100/9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमारा फाइनल वेलोसिटी वाला स्टेप क्लियर हो गया। कमिंग टू टाइम, टाइम लिखा है 10 मिनट्स, हमें 10 मिनट्स का टाइम दिया गया है। सो 10 मिनट्स को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, सेकंड्स के अंदर। सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही करा है, 10 को मल्टीप्लाई करा है 60 से, तो आ गया है 600 सेकंड्स हमारा आंसर। अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के लिए। तो अब हमें इन तीनों चीज़ों को पुट कर देना है और हमारा आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपने आप तो नहीं आएगा, हमें निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं। a इजिकल्स टू क्या था हमारा, 100 और नीचे 9, तो यहाँ पर नीचे 9 लिख दिया मैंने। -0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0, तो 0 लिख दिया है मैंने। अपॉन में टाइम था हमारा, टाइम कितना था, 600। टाइम नीचे आता है तो यहाँ पर इंटू टाइम 600 कर दिया है हमने। अब इसको जब हमने सॉल्व करा आगे तो देखा कि a इजिकल्स टू, तो जब 100 - 0, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 600 था जो, इसके 2 जीरोस से ये 2 जीरोस कट हो गए। ये चीज़ हमें क्लियर है बिल्कुल कि ये जो 2 जीरोस थे ये कट हो गए नीचे वाले 2 जीरोस से। ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ऊपर जो 1 था हमारा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं गौर से, तो देखते हैं कि 9 × 6 मतलब 9 और 6 बचे। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो या 9 को 6 से कर लो, आंसर आएगा आपका नीचे 54। तो ये क्या हो जाएगा, 1/54 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, इस ट्रेन की एक्सेलरेशन होगी। सो दिस वाज दिस सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको निकाला। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक कांस्टेंट स्लोप के साथ, तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ कमिंग टू फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a curved line with increasing or decreasing slope। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर स्लोप और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस वजह से इसका टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मोशन चैप्टर के पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। तो टाइम एक्सिस के क्या पैरेलल, मतलब सीधी लाइन, और डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस भी इसका आपको दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के। तो मतलब क्या, डिस्टेंस बिल्कुल भी ये कवर नहीं कर रहा, एक ही जगह पर है ये जो भी ऑब्जेक्ट है, और टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पर है। मान लो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने जो अभी यहां पर था। 2 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, तो यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे एक यहां पर ऑब्जेक्ट था, रेड कलर में आपने बना लिया। अब ये थोड़ी देर में यहां पर पहुंच गया ऑब्जेक्ट, फिर ये यहां पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है। मान लो यहाँ पर 2 मिनट्स थे, यहाँ पर 4 मिनट्स, फिर 6 मिनट्स, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पर है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन।
मोशन चैप्टर का पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस के भी ये पैरेलल दिख रही है। Speed time graph is a straight line parallel to time axis. It means that the speed of an object is not changing with time. मतलब क्या, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है स्पीड टाइम के साथ। i.e. the object is performing uniform motion। मतलब ये जो है हमारा ग्राफ दिखा रहा है क्या, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन 3 का आंसर आपको मिल गया होगा, आई होप। मोशन चैप्टर का पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर क्या होता है, क्वांटिटी किस तरीके से मेजर करी जाती है ये हमें देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो यहां पर देखते हैं, ये तो हमारी वेलोसिटी ले ली और यहाँ पर हमने टाइम ले लिया और ये हमारा ग्राफ है। बेसिकली दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मेरे को मेजर करना है, मतलब किस तरीके से मैं मेजर करूँगा और किस क्वांटिटी के अंदर मैं मेजर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेलोसिटी की क्या होता है, हमारा वेलोसिटी का अगर आप देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम किस में लिखते हैं हम लोग, सेकेंड्स के अंदर मेजर करते हैं टाइम को। तो ये दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं इधर पता करने के लिए। देन हम लोग देखते हैं तो सेकंड्स और ये सेकंड, ये दोनों सेकंड एक दूसरे से क्या हो गए, कट हो गए। तो क्या बचा हमारा, मीटर बचा। सो मीटर इज लेंथ एंड लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मतलब किससे मेजर करते हैं हम लोग इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम लोग मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और सारे डाउट्स इसके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।